आज के इस वीडियो में हम एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम एडम स्मिथ के सबसे पहले लेंगे उत्पादन पर उसके जो आर्थिक विचार थे उनको। उत्पादन पर जो एडम स्मिथ के आर्थिक विचार हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हम ले सकते हैं कि श्रम का महत्व। स्मिथ से पूर्व जो वणिकवादी थे उन्होंने धन का प्रमुख स्रोत व्यापार और प्रकृतिवादियों ने कृषि को माना था। इन दोनों विचारधाराओं ने उत्पादन के साधन श्रमिक के अस्तित्व को भुला दिया था। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में श्रम के महत्व को स्वीकार किया और कहा कि समस्त संपत्ति का स्रोत ही श्रम है। उसका यह विचार वेल्थ ऑफ नेशंस की आधारशिला है। पुस्तक के प्रारंभिक वाक्य में इसका उल्लेख है कि प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम वह कोष है जो उसे जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं एवं सुविधाएं प्रदान करता है। ये वस्तुएं या तो उस श्रम से तत्काल तैयार होती है अथवा उसके द्वारा अन्य देशों से खरीदी जाती है। तो इस प्रकार से स्मिथ ने पूर्व के विद्वानों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन स्मिथ ने इसे स्वीकार किया और श्रम के महत्व को उसने अपने पुस्तक की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ भूमि और व्यापार को ही आवश्यक वस्तुओं और सुख सुविधा से पूर्व, यानी एडम स्मिथ से पूर्व के जो विचारक थे वो भूमि और व्यापार को ही आवश्यक वस्तुओं और सुख सुविधाओं को देने वाले साधन मानते थे। वास्तव में देखा जाए तो जब तक श्रमिक काम में हाथ नहीं बटाएगा तब तक कोई भी वस्तु कैसे उपलब्ध हो सकती है, चाहे श्रम किसी भी रूप में क्यों न हो। उससे राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है। स्मिथ का विचार है कि आलसी और निकम्मे व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अनुत्पादक नहीं होता है। तो स्मिथ ने श्रम को उत्पादन का जनक मानकर उत्पत्ति के शेष साधनों के महत्व को कम नहीं किया है। यह बात उसके वितरण के सिद्धांत में हम देखेंगे स्पष्ट होती है, जहां उसने भूमि, श्रम एवं पूंजी को उत्पत्ति का साझीदार माना है। परंतु इतना अवश्य है कि एडम स्मिथ श्रम के प्रति शेष साधनों की अपेक्षा अधिक आशावान एवं दयालु था। यह उसकी महानता है कि उसने श्रम, विशेष करके मानव श्रम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। तो उसके उत्पादन में श्रम को उसने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था। फिर उसने दिया श्रम के विभाजन के बारे में। तो एडम स्मिथ ने सर्वोच्च स्थान श्रम को देने के बाद श्रम विभाजन को उसकी पुस्तक का शीर्षक, जैसा कि हमें पता है राष्ट्रों की संपत्ति था, वह उस विधि को बताता है कि जो राष्ट्रों की संपत्ति में वृद्धि करती है। तो स्पष्ट है कि उत्पादन केवल श्रम से नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि उसके लिए सुधरी हुई विधि का होना भी आवश्यक है। यह सुधरी हुई विधि भी श्रम विभाजन। वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर में श्रम विभाजन का विस्तृत उल्लेख किया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन संबंधी विचार मौलिक नहीं दिए थे, क्योंकि इससे पूर्व प्लेटो, जीनोफन जैसे विद्वानों ने श्रम विभाजन के विचार दे दिए थे। परंतु श्रम विभाजन की प्रामाणिकता को जितना अधिक एडम स्मिथ ने समझा है उतना अन्य लोग नहीं समझ सके थे। स्मिथ के अनुसार श्रमिकों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि श्रम विभाजन द्वारा ही की जा सकती है। उसके अनुसार एक व्यक्ति अनेक कार्य कर सकता है, परंतु वह किसी विशेष कार्य को अधिक अच्छे ढंग से करने की क्षमता रखता है। अतः व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए जिसे वह अपनी रुचि के अनुसार अच्छे ढंग से कर सके। श्रम विभाजन एक प्रकार की सामाजिक सहकारिता है जो लोगों में मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास करके राष्ट्रीय लाभ में वृद्धि करती है। स्मिथ के अनुसार व्यक्ति का यह जन्मजात गुण है कि वह दूसरों के सहयोग से कार्य करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में श्रम विभाजन की भावना उसके स्वभाव में निहित रहती है। श्रम विभाजन किस प्रकार के श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, इसे स्मिथ ने पिन बनाने वाले एक कारखाने का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया था और लिखा है कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से पिन बनाने के कारखाने को देखा है, जहां पिन बनाने की क्रिया को 18 अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रम विभाजन से पूर्व एक श्रमिक जितनी पिनें बनाता था, श्रम विभाजन के बाद वही श्रमिक 240 गुना अधिक पिन बनाने लगा। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन पूर्णतया आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ाता है। अब श्रम विभाजन से उत्पादन कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, इस बात को भी एडम स्मिथ ने भली भांति समझाया है और उसने श्रम विभाजन से उत्पादन बढ़ाने के कारण बताए हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है कि इससे श्रमिकों की क्षमता में वृद्धि होती है। उसका ऐसा मानना था कि श्रम विभाजन के कारण श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अधिक उत्पादन करने लगते हैं। लगातार एक ही कार्य को करते रहने से
श्रमिकों को उस कार्य को करने का अभ्यास हो जाता है और वो उसे कम समय में अधिक करने लगते हैं। इस क्रिया से वस्तु की सुंदरता और गुण दोनों में ही निखार आता है। फिर दूसरा उसने बताया कि समय की बचत। श्रम विभाजन के कारण समय की काफ़ी बचत होती है। बार बार किसी कार्य को करते रहने से समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। यदि श्रम विभाजन की क्रिया को नहीं अपनाया जाता तो एक ही व्यक्ति को अनेक कार्य करने पड़ते। वह उन कार्यों को भी करता जो उसके बूते के बाहर के थे। अतः ऐसे कार्यों में समय की बर्बादी अधिक होती है। उत्पादन प्रक्रिया को बदलने में समय की जो बर्बादी होती है, श्रम विभाजन के कारण उसे बचाया जा सकता है। फिर उसने कहा आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है श्रम विभाजन से, क्योंकि श्रम विभाजन के कारण नए नए आविष्कार जन्म लेते हैं। और एडम स्मिथ का ऐसा मानना था कि श्रम विभाजन नए आविष्कारों का जनक है। जब एक श्रमिक लगातार एक ही कार्य को बार बार करता है तो वह उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है और उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस कार्य को और अधिक सरल बनाने के उपायों की ओर आ जाता है। वह नए यंत्रों व नई मशीनों की खोज कर लेता है। नए आविष्कारों के कारण उत्पादन प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है। फिर उसका मानना था कि श्रम विभाजन उत्पादन को भी बढ़ाता है, क्योंकि श्रम विभाजन का प्रमुख उद्देश्य ही उत्पादन में वृद्धि करना है। और उन्होंने जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका हूँ, एक पिन बनाने के कारखाने का उदाहरण देते हुए बताया था कि किस प्रकार से एक श्रमिक श्रम विशिष्टीकरण के बाद उसकी उत्पादन क्षमता 240 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो एडम स्मिथ के बाद के जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने श्रम विभाजन को लेकर आलोचना भी की है और कहा है कि स्मिथ ने श्रम विभाजन को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया है, किंतु श्रम विभाजन की बुराइयों का वर्णन नहीं किया है। आलोचक ये धारणा जो है आलोचकों की वो गलत है, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रथम खंड में स्मिथ ने स्पष्ट लिखा है कि श्रम विभाजन के कारण अधिकांश लोगों का काम एक या दो क्रियाओं तक ही सीमित रह जाता है। इस क्रिया से वे इससे आगे की बात नहीं सोच सकते। उनकी बुद्धि निश्चेष्ट हो जाती है और वे मानसिक रूप से पंगु बन जाते हैं। श्रम की गतिशीलता में भी कमी आती है। तो स्मिथ ने श्रम विभाजन के दोषों की ओर संकेत करते हुए भी ये बताया है कि जिस व्यक्ति का समस्त जीवन कुछ मामूली कार्यों को करने में व्यतीत होता है, उसे अपने बुद्धि के विकास का अवसर नहीं मिल पाता है। उसकी समझ समाप्त हो जाती है और वह इतना अधिक मूर्ख व अनभिज्ञ हो जाता है जितना कोई मनुष्य हो सकता है। तो एडम स्मिथ ने अपने विचारों में ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि श्रम विभाजन के दोषों की अपेक्षा श्रम विभाजन के गुण ज़्यादा हैं। उसने ये सुझाव भी दिया है कि श्रम विभाजन के दोषों को हम शिक्षा और दीक्षा यानी ट्रेनिंग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अब श्रम विभाजन की सीमाओं को भी एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में प्रकाश डाला है और उसके अनुसार श्रम विभाजन जो है वो दो बातों से सीमित होता है। पहला तो पूंजी की मात्रा से, क्योंकि श्रम विभाजन का जो विस्तार है वो पूंजी की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है वैसे वैसे श्रम विभाजन सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है। यानी जितनी ज़्यादा मशीनें आएगी श्रम विभाजन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। श्रम विभाजन के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन का होना आवश्यक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन तभी हो सकता है जबकि उत्पादन के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन से पूर्व पूंजी का संचय होना आवश्यक है। जब तक पूंजी का संचय नहीं किया जाएगा तब तक बड़े पैमाने का विनियोग और उत्पादन नहीं होगा, जिससे श्रम विभाजन का क्षेत्र भी सीमित हो जाएगा। फिर दूसरा उसने बताया कि बाजार का विस्तार। श्रम विभाजन के विस्तार के लिए पूंजी की उपलब्धता के साथ साथ बाजार का भी विस्तृत होना जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म श्रम विभाजन तभी संभव है जबकि बाजार इतने बड़े हों कि उनमें पर्याप्त मात्रा में माल की खपत हो सके। यदि बाजार का आकार इतना छोटा व संकुचित है कि वहाँ बहुत कम माल खपाया जा सकता है तो श्रम विभाजन की संभावना बहुत ही कम होगी। तो स्पष्ट है कि विनिमय का दायरा जितना अधिक ज़्यादा होगा श्रम विभाजन भी उतना ही व्यापक होगा। यातायात के साधनों की उपलब्धता, द्रव्य का चलन वेग, वस्तु की मांग आदि के बढ़ने के साथ साथ बाजार का भी विस्तार होता है। व्यापारिक विस्तार जितना अधिक होगा वस्तु की मांग उतनी ही अधिक होगी और श्रम विभाजन का क्षेत्र भी बढ़ेगा, अन्यथा वो नहीं बढ़ गएगा। यही कारण है कि एडम स्मिथ ने विदेशी व्यापार तथा औपनिवेशिक विकास पर अधिक जोर दिया था। नेक्स्ट, उत्पादन के संबंधित जो इसका विचार है तीसरा, पहला था श्रम का महत्व, दूसरा श्रम विभाजन और तीसरा पूंजी। एडम स्मिथ ने उत्पादन में श्रम के महत्व को तो स्वीकार किया ही है, लेकिन पूंजी के अस्तित्व को भी उसने स्वीकार किया है। उसने व्यापार वाणिज्य के विकास तथा औद्योगिक क्रांति के लिए पूंजी को उत्पादन का सक्रिय साधन एवं समस्त संपत्ति का स्रोत माना है। स्मिथ ने पूंजी
बचत तथा विनियोग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो बाद के लगभग सभी सिद्धांतों का आधार बने। स्मिथ ने समाज की बचत को दो भागों में विभाजित किया था। पहला, बचत का वह भाग जो उत्पादक श्रम को काम में लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा, बचत का वह शेष भाग जो तात्कालिक उपभोग के काम में लाया जाता है। तो इस प्रकार से बचत के प्रथम भाग को उसने पूंजी कहा। स्मिथ ने पूंजी को दो भागों में बांटा है, चल पूंजी यानी सर्कुलेटिंग कैपिटल और अचल पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल। पूंजी के आधार पर उसने श्रम को उत्पादक तथा अनुत्पादक कहा है। इसके विपरीत अनुत्पादक श्रम वह है जो उपयोगी तो है परंतु मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से स्मिथ के अनुसार उत्पादक श्रम ही पूंजी के संचय को बढ़ा सकता है। पूंजी का निर्माण व्यक्तियों में स्वहित की भावना से होता है, जो उन्हें काम करने तथा अपनी बचत को अधिक लाभदायक विनियोग में लगाने के लिए प्रेरित करता है। तो एडम स्मिथ ने पूंजी संचय को देश के आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त माना है। उसके अनुसार जहाँ पूंजी भूमि को उपजाऊ बनाती है, वही श्रम उसे बंजर बनाता है। तो एडम स्मिथ के ये विचार, जहाँ वह पहले श्रम को आसमान में उठाता है, वहीं पर उसे वह जमीन पर पटक भी देता है। आश्चर्य होता है कि जिस श्रम से उत्पादन किया जाता है, वही श्रम भूमि को क्यों और कैसे बंजर बना देगा। स्मिथ के इसी विरोधाभास की कई अर्थशास्त्रियों ने आलोचना भी की है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि एडम स्मिथ के उत्पादन से संबंधित क्या विचार है। उत्पादन से संबंधित उसके विचारों में हमने देखा कि श्रम का क्या महत्व है। श्रम विभाजन को उसने अपनी पुस्तक की आधारशिला कहा है, और श्रम विभाजन से उत्पादन किस प्रकार से बढ़ता है, कौन कौन से कारण हैं जिनसे उत्पादन बढ़ता है, श्रम विभाजन की क्या सीमाएं हैं, और पूंजी का क्या महत्व है उत्पादन के अंतर्गत, ये हमें एडम स्मिथ से प्राप्त होता है। धन्यवाद।